हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। देखिए गाइस, सभी को पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग घर पे बैठ के बहुत अच्छे से सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ सीटेट यूपीटेट रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट नोट्स, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में बाल विकास। देखिए गाइस, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि मैम प्लीज़ इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कीजिए। जहाँ से भी मुझे नोट्स प्रोवाइड होंगे मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, बिकॉज मैं सिर्फ हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करती हूँ अपने खुद के। तो इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं बाल विकास। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं से बच्चों का निश्चित विकास होता है। इस सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। तो गाइस, हम इस अवस्था को जानेंगे। देखिए गाइस, पिछली बार यूपी टेट में क्वेश्चन आया था बाल विकास की अवस्थाओं को जानने के लिए कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने सिर्फ 7 अवस्थाएं दी हैं। नंबर 1 गर्भावस्था, गर्भावस्था से जन्म तक। नंबर 2 है शेषावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो कि होती है 5 से 12 तक। किशोरावस्था 12 से 18 तक। युवावस्था होती है 18 से 25 तक। प्रौढ़ावस्था होती है 25 से 55 तक। और वृद्धावस्था होती है 55 से मृत्यु तक। ये चीज़ें आप लोगों को लर्न करने की हैं, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। तो गाइस देख लीजिए, मैंने भी बाल विकास की मेरे पास बुक्स है, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। ये फिलहाल नोट्स हैं। 4 अवस्थाएं मेन होती है: शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो गाइज, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 अवस्थाएं बताई थी, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे इंपॉर्टेंट 3 अवस्थाओं के बारे में डिटेल्स दिया। तो बात करते हैं बाल्यावस्था, जो कि होती है 6 से 12 वर्ष तक। तो इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा गया है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है, लाइक एक हार्ड या जटिल जिसको बोल सकते हैं। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। अब बात करते हैं पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। उत्तर बाल्यकाल में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है। देखिए गाइस, इस तरह के पॉइंट्स आप लोग आ सकते हैं कि बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यकाल और बाल्यकाल में क्या अंतर है। तो ये चीज़ें आप लोगों को लिखनी होंगी। अब बात करते हैं 4, जो कि है फ्राइड के अनुसार। इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व इट मीन्स कि इतना फ्रेंडली नहीं हो पाता, बिकॉज अभी उसकी एज इतनी नहीं हुई है। बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल एज या स्मार्ट एज, सफूर्ती आयु या डर्टी एज, गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। देखिए गाइस, सभी को पता है ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे गलत काम और सही कामों को समझने की क्षमता रखते हैं। सामाजिक लक्षण। अन्य लक्षण: बच्चों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। इस अवस्था में बच्चे को में सामूहिक खेल के भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित होती है। देखिए, इस बच्चों को इस टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरोसिटी होती है कि हम इस चीज़ को भी करें, इस चीज़ को भी खेलें, या इस गेम को भी खेलें, या हमको नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको इस अवस्था में देखने के लिए मिलेगी। तो बात करते हैं किशोरावस्था, जिसको हम टीनेज बोलते हैं। गाइज, मैंने इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, डीएलएड के भी इसी तरह, जिससे कि जो लोग हिंदी नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में करें तो थोड़ा उनको समझ आ सके। तो किशोरावस्था सभी को पता है कि 12 से 18 वर्ष तक होते हैं। तो बात करते हैं इसके लिए। स्टैनली हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है, बिकॉज गाइज ये वाली एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे बहुत कुछ गलत और बहुत कुछ सही कर पाते हैं। नंबर 2, पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। देखिए गाइस, सभी को पता है कि लाइक जब मैं 11th-12th में थी तो मेरी एज भी इतनी ही थी, 17-18। तो मेरे टीचर्स इतना बोलते थे कि यही टाइम होता है, इसमें बच्चे सुधर जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए हम इसे किशोरावस्था कहते हैं, टीन एज। यह अवस्था विकास की सक्सेस जटिल अवस्था मानी जाती है, मतलब कि आप लोगों की सक्सेस भी आप लोगों को इसी एज में पानी होती है। इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि इस काल में अनेक परिवर्तित होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। देखिए गाइस, आप इस पॉइंट को समझ ही गए होंगे। बात करते हैं इसमें सामाजिक लक्षण। बच्चे मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। नंबर 2, इस अवस्था में वृद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियाँ प्राप्त विकसित हो जाती है। नंबर 3, किशोरी में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उसका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता, वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स होते हैं अन्य लक्षण, जो कि सामाजिक लक्षण होते हैं। तो बात करते हैं 4th और लास्ट की, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता और परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। देखिए गाइस, ये एज एक ऐसी होती है 22 के बाद, जिसके बाद एक टाइम आपको ऐसा आएगा कि आप लोगों को लगने लगेगा कि हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, हमें ये संभालनी होगी। ठीक है, संक्षेप में आयु टीन्स की समाप्ति और ट्विन टीज का प्रारंभ होता है इसमें।
तो बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बाल विकास के सिद्धांत की बातें करते हैं। अभिव्यक्ति एवं विकास ये दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर होते हैं। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्राय शरीर तथा अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बाल विकास के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनकी बातें हम करते हैं। नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत। नंबर 2 वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। नंबर 3 विकास क्रम की एक रूपता। नंबर 4 वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक ही नहीं रहती। नंबर 5 है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। नंबर 6 है वंशानुक्रमण का वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। लाइक चक्राकार, गाइस देखिए, चक्राकार हम बोल सकते हैं इधर सही इधर गलत, इधर झगड़ा इधर गुस्सा, ये सब चीज़ें इनको बोलते हैं चक्राकार प्रकृति। 9 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, यही चीज़ें। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास लंबा सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। एकीकरण का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। समन्वय का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको याद होने चाहिए एग्जाम में, आप लोग 3-4 बिल्कुल लिखने के लिए आते हैं। तो गाइस अभी हमने बात करी पूर्णवलन सिद्धांत की, तो अब बात करते हैं इसके सेकंड सिद्धांत की, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे खुद के एग्जाम में भी आया था 2019 में टेट में। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंदूरा एवं वाल्स हैं। बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चे को एक फिल्म दिखाई जिसे एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया। लाइक एक मनुष्य के उसके नेचर को प्रेजेंट किया। फिल्म में 3 भाग थे, 3 पार्ट्स थे उस मूवी के। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, इस व्यवहार के लिए उसे तत्व दिया गया। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रमण व्यवहार करता है, इस आक्रमण व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। नंबर 3 तीसरी फिल्म में आक्रमण व्यवहार के लिए हीरो को न ही पुरस्कृत किया गया और न ही दंडित किया गया। नंबर 4 है इन परिस्थितियों में रखकर बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण कर देखा गया कि बच्चे ने उस व्यवहार का अनुक्रमण अपेक्षाकृत क्रम किया जो हीरो के आक्रमण व्याकरण और दंड से संबंधित था। तो गाइस इस तरह की मूवी जो दिखाई गई थी एक बच्चे को। तो बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए। नंबर 1 है बुद्धि का पूर्ण विकास 14 से 16 वर्ष के बीच माना गया, तो इसे आपको प्रेजेंट करना है। नंबर 2 बुद्धि के प्रखरता का विकास ही संभव है, तो इसको भी आपको देना है मनोशास्त्रियों के अनुसार। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। तो बात करते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक की। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी वृद्धि। देखिए गाइस मेरे नोट्स थोड़े पुराने इस वजह से थोड़े से मिसप्रिंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से पढ़कर सुनाऊंगी और आपको समझाऊंगी। तो नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धि, इंटेलिजेंस, जिसे आपको सुनकर ही पता चल गया होगा इंटेलिजेंस में क्या आता है। बुद्धि का वैज्ञानिक एवं सर्वप्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कोलोगिनेशन में दिया है। वेबस्टर के अनुसार बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने की उसके व्यवहार लाने की योग्यता है। लाइक उसको प्रेजेंट करने की एक इंपॉर्टेंट थिंग है। नंबर 2 बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा तथा स्वरूप प्रकृति। देखिए आज आप लोग वो सोचेंगे बुद्धि की हमें भी आती होगी डेफिनेशन, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ये मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी। बुद्धि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस संबंध में शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के मतभेद रहा है। देखिए इस चीज़ पर बहुत बड़े बड़े इशूज़ हुए हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अतः बुद्धि की परिभाषा अनेक लक्षणों स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित किया जा सकता है। नंबर 1 समस्या समाधान की योग्यता। नंबर 2 अमूर्त चिंतन की योग्यता। नंबर 3 सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता और समन्वयन की भाषा। नंबर 1 समस्या समाधान की योग्यता। नंबर 1 रैक्सनाइट के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जो लक्षणों की पूर्ति में तर्क करना तथा समस्या समाधान के निर्मित हमारे मन में विचारों को जागृत करती है। देखिए गाइस हमारे मन में जो कुछ थॉट्स प्रेजेंट होती है वो बुद्धि की लक्षणों की वजह से होती है। नंबर 2 है बर्ट के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। सभी को पता है माइंड नहीं होगा तो हम लोग किसी चीज़ पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बात करते हैं नंबर 2 अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, बिने के अनुसार किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। बिल्कुल जब तक हम बुद्धि नहीं होगी तो हम किसी प्रॉपर डिसीजन पर बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं स्पीयरमैन के अनुसार। ओके, बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है। नंबर 3 है टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसके अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखता है। तो इस तरह की बात करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसका थर्ड पॉइंट है गाइस सीखने की योग्यता। इसको तो आप लोग खुद भी कर लेंगे लेकिन फिर भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रही हूँ। नंबर 1 मैकडूगल के अनुसार बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति के अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। बिल्कुल गाइस ये एक
जन्मजात प्रवृत्ति के अतीत को, आपके मतलब जो भी आपका प्रेजेंट या आपका पास्ट था उसको प्रेजेंट करने के लिए बुद्धि की होती है। डियर बॉन्ड के अनुसार बुद्धि सीखने अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बिल्कुल, जब तक बुद्धि नहीं होगी और आपका माइंड सेट नहीं होगा तो आप लोग ना तो कुछ सीख पाएंगे, ना ही आप लोग किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो पाएगा। वंकी घम के अनुसार ओके, सीखने की योग्यता बुद्धि है। समायोजन की योग्यता नंबर 1 है काल्विन के अनुसार। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ, आपके एग्जाम में आप लोगों को डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि समायोजन की योग्यता इस आपने किसी राइटर के अनुसार बताइए, तो आप लोगों को आप किसी भी राइटर के बारे में लिख सकते हैं। तो बात करते हैं काल्विन। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धि प्रकट करता है जिस अनुपात में उस अपने नए वातावरण में समायोजित होने की क्रिया सीख चुका है या सीख सकता है। तो बात करते हैं क्रूज के अनुसार, वृद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की योग्यता है। नंबर 3 है बर्ट के अनुसार सापेक्षतया नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजित करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। नंबर 4 है स्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। बिल्कुल, लाइक कुछ न्यू चीज़ हो रही है, न्यू थिंग, लाइक आपने देखा रोबोट बन रहा है और आप लोग उसमें अपना माइंडसेट जो आप लोग कुछ सोच रहे हैं उसे प्रेजेंट करें, उसको हम बुद्धि बोल सकते हैं। नंबर 5 है हमारा समन्वयित परिभाषा। रेक्सेनाइट के अनुसार बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। तो बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है वैक्सलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से योग्यता सोचता है तथा भावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित कर पाता है। इसी तरह से समन्वित परिभाषाएं थी, आप लोग इसी तरह से इसे याद कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बुद्धि के सिद्धांत। तो इसे देखते हैं प्रमुख सिद्धांत। एक कारक यूनिट फैक्टर सिद्धांत इंपॉर्टेंट है जो कि विने टर्मन तथा स्टार। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है द्विकारक, टू फैक्टर्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, सिद्धांत है इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रही थी कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो बात करते हैं इसका है, आप लोग इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है ये आप देंगे स्पीयरमैन के अनुसार। नंबर 3 है बहुकारक मल्टी फैक्टर सिद्धांत, जो कि है थर्नडाइक का सिद्धांत। समूहकारक ग्रुप फैक्टर सिद्धांत, ये भी बहुत है थर्स्टन के अनुसार। पदानुक्रमिक हियरर्किकल सिद्धांत, जो कि है फिलिप वर्णन के अनुसार। विभा आयामी डायमेंशनल सिद्धांत, जो कि है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। तरल ठोस, जो कि है फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि सिद्धांत आरवी कैटल के अनुसार आपको देना है। बहुबुद्धि मल्टीपल सिद्धांत, जो कि आपको होवर्ड गार्नर के अनुसार देना। तो बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जीन प्याजे के अनुसार आप लोग को देना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट की ट्राइएक्रिक सिद्धांत, जो कि है रॉबर्ट स्टेनवर्क के अनुसार। तो बात करते हैं अन्य परिभाषाएं आप लोग को किसके अनुसार देनी होंगी। वुडवर्थ बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर बात करें तो ये है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। समूहकारक सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत को अस्तनात्मक बहुशक्ति सिद्धांत आदि नामों से भी जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इनमें से बन के आ सकते हैं। पदानुक्रमक सिद्धांत को क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत को दो कारकों जी कारक और एस कारक में बांटा गया है। एक कारक को इकाई का सिद्धांत, एक सत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के जरूर आएंगे, तो इसलिए आप लोग इन्हें याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन, इंटेलिजेंस क्वोटेंट एंड इट्स मेजरमेंट्स। बुद्धि लब्धि बालक में स्थिति बुद्धि की मात्रा का मापन है। टेरमैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। तो गाइस इसके सूत्र की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि IQ को बोलते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है, इक्वल टू मानसिक आयु MA बोलते हैं, वास्तविक आयु CA इंटू 100। तो IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, वेयर MA इज मेंटल एज और CA बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो देखते हैं यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालक का कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। तो इसको निकालते हैं। IQ इक्वल टू, देखिए इसकी क्या दी हुई है, सामान्य बालक का कार्य कितने में पूरा कर लेता है, तो इसका 10 अपॉन 8 जो कि इसकी वास्तविक आयु है इंटू 100 इक्वल टू 5 इंटू 25। तो इस तरह देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखाया भी हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि, ये देख लीजिए इसको टेरमैन के द्वारा बुद्धि लब्धि, डॉक्टर कामंथन के द्वारा प्रतिभा प्रतिशत। इस तरह का ग्राफ मैंने आप लोग को इसलिए दिखाया जिससे कि आप लोग कोई वो ना हो, कि आशंका ना हो कि ये किस तरह का है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की।
देखिए गाइज, मैं अपने नोट इसलिए लिखती हूँ जिससे कि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाए। टर्मैन के विकसित आईक्यू विवरण आपने देखा यहाँ नीचे। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मेरियल 1938 एंड वेस्लर 1955 एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के आईक्यू का विवरण नीचे दिया गया। देखिए इसको, देखिए आईक्यू विवरण वेस्लर के अनुसार, आईक्यू विवरण मेरियल के अनुसार। देखिए आईक्यू 130 या अधिक अतिश्रेष्ठ प्रभावशाली, 140 या अधिक अतिश्रेष्ठ प्रतिभाशाली, 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि, 129 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, 80 से 79 तक मंद बुद्धि, यहाँ 90 से 109 तक सामान्य बुद्धि दी हुई है, 70 से 69 तक क्षीण बुद्धि, 80 से 79 तक मंद बुद्धि, 70 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि, 70 से नीचे निश्चित क्षीण बुद्धि। ये इस तरह का इसलिए दिखाया गया है जिस तरह की आप लोग को कोई गलतफहमी ना हो कि ये क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आप लोगों को। तो बात करते हैं नोट इंपॉर्टेंट। कर्ट ने अपनी पुस्तक मानसिक तथा शिक्षा लब्धि परीक्षण में ये बुद्धि के आधार पर वर्गीकरण तथा शिक्षा की आयु एवं शिक्षा लब्धि को स्पष्ट किया। बुद्धि का परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि को मापने के लिए सन 1911 में बिनेट बोलते हैं, हिंदी में से बिने लिखते हैं, तथा साइमन ने मिलाकर एक परीक्षण पत्रक तैयार किया। तो गाइस इसमें दो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जिसे आप लोग लर्न कर लेंगे, साइमन और बिनेट। सन 1915 से 1916 में क्रम्सवर्थ और टर्मैन ने विनय प्रभावशाली का संशोधन किया। टर्मैन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला, विनय ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियों परस्पर गुथी हुई थी, उनके अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें तीन विशेषताएं हैं: प्रयोजन, पर्सफुलनेस, नई परिस्थितियों में आपने कोई व्यवस्थित करने की योग्यता, कैपेसिटी टू एनरोल एडप्टेशन। देखिएगा इस थर्ड पॉइंट जो है वो ब्लर हो गया है तो इसलिए आप लोग को नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 2 पॉइंट्स आप लोग याद कर लेंगे काफ़ी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब जैसे कि देख सकते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार क्या हैं। इस तरह मैंने आप लोग को ये ड्रॉ बना के दिखाई है जिससे कि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेरे पूरे नोट्स इसी तरह बने। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक वृद्धि बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे नाम से, इंडिविजुअल इट मीन्स कि अलग अलग, और ग्रुप मतलब कि एक समूह। इसमें 38 प्रश्न होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है, यहाँ एक 5.25 वर्ष बच्चों के लिए है। इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इस एक समूह में एक ही व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। अगर बात करें ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1918 में सेना भर्ती के लिए किया गया था। तो गाइस ये टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट वहाँ हुआ था जब विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918। तो आप लोग इस सन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। सामूहिक परीक्षा के लिए विनय एवं टर्मैन के वृद्धि परीक्षण सिद्धांतों को स्वीकार हो तो किया गया, परंतु उनके आधार पर अलग से परीक्षाएं निर्मित की गई थी। तो इस तरह के इसके ए और बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट किसके हैं? वो हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के, जो कि है शाब्दिक वृद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक इट मीन्स कि ग्रुप वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नाम से आप लोग समझ गए होंगे, तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो हम बताते हैं नेक्स्ट में। तो अब नेक्स्ट हम किसका ग्रुप डिवाइड कर रहे हैं, वो है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि है उसके हैं पॉइंट्स, ठीक है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, समय सीमा युक्त परीक्षण और समय सीमाएं रहित परीक्षण। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। देखिए गाइस इस तरह के बुद्धि परीक्षण के प्रकार यहाँ पर आप लोग को डिवाइड करके दिखाए गए हैं। 2 तो वो हैं व्यक्ति बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। थर्ड है इसका क्रियात्मक बुद्धि, समय सीमा और समय सीमा रहित। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की बात करें अगर, तो ये है, इसके माध्यम से उन व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है जो भाषा प्रयोग नहीं कर पाते, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति। अतः क्रियात्मक परीक्षा इस प्रकार के लोगों के लिए सफल होती है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, जो कि है इसमें ए पॉइंट, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए पॉइंट है आकृति फलक परीक्षण फ्रॉम बियर्ड टेस्ट, चित्रांकन परीक्षण, पिक्टेन ड्राइंग टेस्ट, चित्र पूर्ति पिक्चर कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, वस्तु संयोजन परीक्षण, जो कि है ऑब्जेक्ट टेस्ट, भूल भुलैया परीक्षण, मेज टेस्ट। तो बात करते हैं इसके तो बात करते हैं कुछ अन्य बुद्धि परीक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, वेस्लट, वेवलिन और इंटेलो सार्जेंस टेस्ट, ड्रायंस एमन टेस्ट, जो कि 10 वर्ष तक होता है, भाटिया का निष्पादन परीक्षण, कोहलर का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आर्थलर का निष्पादन परीक्षण और एलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में ये आते हैं। तो बात करते हैं सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, जो वहाँ पर नहीं वो किया गया था आप लोग को डिस्क्राइब। तो बात करते हैं अमेरिका में आर्मी अल्फा परीक्षण, थर्नडाइक का CAVD परीक्षण, टारमैन मैक्सिनर सामूहिक परीक्षण। भारत में डॉक्टर जलोटा ने 1972 में
डॉक्टर मोरे ने 1921 में, डॉक्टर C.H. डाइट्स एवं डॉक्टर भाटिया ने क्रियात्मक पत्रक तैयार किया। तो बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। नंबर 1 पॉइंट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण 12 से 18 वर्ष तक, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, निर्माण करता है P. मेहता। नंबर 2 है साधारण मानसिक योग्यता 12 से 16 वर्ष तक, S. जलोटा। थर्ड है शाब्दिक वैधिक परीक्षण, जो कि यूपी ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी 10 से 16 वर्ष तक होता है, शिक्षा विभाग गोरखपुर CIE शाब्दिक सामूहिक परीक्षण 11 से 14 वर्ष तक, CTE दिल्ली में होता है। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण को अब डिस्क्राइब करती हूँ, जो कि इसका बी पॉइंट आर्मी वीटा परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक परीक्षण भाग 1। तो नेक्स्ट है पिजन अशाब्दिक परीक्षण AIP, जो कि 17 और 23 के तहत होता है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। तो बात करते हैं नेक्स्ट की आकृति फलक परीक्षण, जो कि है त्रिभुजकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार, चतुर्भुजीय और त्रिकोणीय। तो बात करते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है पर्सनैलिटी। देखिए इंपॉर्टेंट आपको साइड में दिखा दिया गया है। यहाँ पे होता है पर्सोना इक्वल टू मास्क, मुखौटा बोलते हैं मास्क को। तो बात करते हैं पर्सनैलिटी इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को मिलाकर बनता है प्रोडक्ट। तो यहाँ बात करते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं अर्थ। नंबर 1 है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। फ्राइड के अनुसार इसके जन्मदाता फ्राइड हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है इदम, ID, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों और प्राकृतिक इच्छाएं निहित हैं। इदम मन से स्थित प्राकृतिक शक्तियों हैं, जो अबोध या अज्ञान की अवस्था में मृत है। नंबर B है अहम, जिसको हम ईगो बोलते हैं। इसका संबंध इद और अहम ईगो दोनों से होता है। इसमें चेतना, इच्छा शक्ति, वृद्धि तथा तर्क का समावेश होता है। नंबर C है परम अहम, सुपर ईगो। यह व्यक्ति आदर्श तथा नैतिक मन होता है, जो क्षणिक सुख और भौतिकता से संचालित न होकर यथाशक्ति और संचालित करता है या होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का सुपर ईगो जितना अधिक होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक होगा। तो गाइस यही आप लोगों को पता है, लाइक क्लासमेट्स में भी आप लोग देखते होंगे, कुछ लोगों में बहुत ईगो होती है, तो टीचर कहता है बहुत कम बोलता है बच्चा, इसलिए बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है जिसमें ईगो है वो इंटेलिजेंट ही होगा। तो बात करते हैं मनोविद्या मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का महत्व प्रदान करता है, मॉर्टन और वुडवर्थ। तो थर्ड है इसका दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी का अर्थ है व्यक्तित्व के आत्मज्ञान से है। नंबर 4 है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से। समाज शास्त्रीय व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है तथा व्यक्ति पर एक सामाजिक प्रभाव रहता है, फॉरेस्ट के अनुसार। नंबर 5 है व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण ही व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। बात करते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं पर्सनैलिटी की, जो कि है एलपॉर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैदिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो परिवेश के प्रति होने वाले उस अमूर्त अभियोजन का निर्णय करता है। आंसर इंग्लिश में बताएं तो पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। सेकंड है गिलफोर्ड के अनुसार पर्सनैलिटी इज एन इंटीग्रेटेड ट्रेंड्स। नंबर 2 है वॉरिंग, व्यक्तित्व वातावरण के साथ संबंध एवं स्थायी समायोजन करने का प्रतिफल होता है। नंबर 4 है वाटसन के अनुसार हम जो कुछ करते हैं वह व्यक्तित्व है। एग्जैक्टली गाइज, लाइक हम क्लासमेट्स में पता है, लाइक आपके फैमिली में सोच लीजिए, आप लोग अगर कुछ करते हैं तो कहते हैं भाई कितनी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी, हर चीज़ में अपना सेटिस्फाइड करता है। मॉर्टन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित व्यक्तियों का योग है। पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑल द बायोलॉजिकल इनेश एंड एक्वायर्ड टेक्निक्स। तो गाइज आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है, और आप लोग अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।